हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आधुनिक इतिहास पे करने वाले हैं। और इसके पहले 7 वीडियो इस पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, तो वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो देर न करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पर। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हम आगे हैं अपने पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था, यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा अवध का नवाब। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहायक संधि वेलेजली की साम्राज्य विस्तार की नीति का एक महत्वपूर्ण साधन थी। उसके द्वारा वेलेजली ने अंग्रेज कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले थे, जो फ्रांसीसी था। 1798 में वेलेजली ने सर्वप्रथम हैदराबाद के नवाब निजाम अली से सहायक संधि की। इस संधि के तहत निजाम अली पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो गया। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा, यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया है, तो इसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे निजाम अली हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है? तो मधुमक्खी से तुलना करने वाला जो था बंगाल का नवाब, वो था अलीवर्दी खां। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अलीवर्दी खां ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। वह साहसी और कूटनीतिज्ञ था। अपने समय में उसने यूरोपियन जातियों को न तो अपने सूबे में संघर्ष करने दिया, न ही सूबे को राजनीति में उन्हें हस्तक्षेप करने दिया, बल्कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों को की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी। श्रीरंगपत्तनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच में हुई? तो ये जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, ये हुई थी टीपू सुल्तान से, ब्रिटिशों की। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन, ध्यान रखिएगा, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनता है। 1796 में आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की थी टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस के साथ। 1790 में कॉर्नवालिस के साथ हुई थी ये संधि। 1790 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसी की पहचान करनी है। जो सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं हम। लॉर्ड वेलेजली, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किया था। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? फिर से देख लेते हैं। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? तो ये भेजा गया था वॉटसन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1756 में कलकत्ता में पुनः
अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में वॉटसन को भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। तो प्रथम व्यापारिक जो केंद्र की स्थापना हुई है वो हुई है सूरत में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं GIC लेक्चर एग्ज़ाम 2012 पीजीटी हिस्ट्री 2009 और 16 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना अस्थायी रूप से सूरत में की गई थी। कंपनी के इस व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1608 में हुई थी, जबकि दक्षिण भारत में 1611 में स्थायी रूप से मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। यद्यपि यह विवाद का विषय बना रहा कि अंग्रेजों ने अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो जो वहाँ का गवर्नर था वो हो जाएगा ड्रेक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। GIC लेक्चर एग्ज़ाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से मुक्त कराया। उस समय कलकत्ता का गवर्नर ड्रेक था। उसे भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हॉलवेल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। निम्नलिखित में से किसने फारुखशियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? तो ये अधिकार के पत्र महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार करने वाले थे ओमर्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फारुखशियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टेफेंस, विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन था, ख्वाजा सेहूर्द, अमोनिया दुभाषी शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। फलस्वरूप खुश होकर फारुखशियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात की सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए थे। बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क में मुक्ति दी जाएगी, मतलब उन्हें किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं देना था। इस प्रकार फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को खरीदने का भी अधिकार मिल गया। फारुखशियर के फरमान से बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की भी छूट मिल गई। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्ति दे दी गई। फारुखशियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान द्वारा रियायतें कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। ओमर्स महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप फारुखशियर 1717 में जो फरमान जारी हुआ उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में अवध का अंतिम शासक कौन था? तो अवध का अंतिम शासक जो बना है वो बना है वाजिद अली शाह। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडल हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब रहे। इनका शासनकाल 1847 से 1856 तक रहा। संगीत की दुनिया में नवाब वाजिद अली शाह का नाम अविस्मरणीय है। ये ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनका पुत्र बिरजिस कादिर अवध का अंतिम अल्पवयस्क नवाब था, परंतु वास्तविक शक्ति वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के हाथ में थी, इसलिए वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने
ब्लैक होल की त्रासदी को बताया? तो ब्लैक होल की जो त्रासदी की घटना थी, इसे बताने वाला था हॉलवेल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हायर एजुकेशन एग्जाम 2013 का ये प्रश्न रहा है। हॉलवेल ने ब्लैक होल की त्रासदी को बताया। ब्लैक होल नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिसमें कि स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 को रात बंद करने के बाद 23 जून को प्रातः कमरा खोला गया तो उसमें अधिकतर बंदियों की मौत हो गई थी। केवल 23 बंदी जीवित थे, जिसमें हॉलवेल भी सम्मिलित था। और यही हॉलवेल था जो कि ब्रिटेन में जाकर सारी घटना की सूचना उसने दी थी। नेक्स्ट आते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर, कि यह संधि हुई है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हायर एजुकेशन एग्जाम 2014 का ये प्रश्न रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देना था। इस संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद टिप्पणी की, बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी थी। इस पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? तो ये दीवानी लेने वाले थे 1765 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी जगह आया हुआ है। हायर एजुकेशन एग्जाम यूजीसी नेट टीजीटी 2013। व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा उन्हें इलाहाबाद में रख दिया। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 20 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। तो क्या सिद्ध हुआ था? अवध का अधिग्रहण। जो उसने जिस तरह से अवध का अधिग्रहण किया था वह उसका राजनीतिक बहुत बड़ा भूल था। तो यहाँ हम देख लेते व्याख्या। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। 13 फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना लगाकर अवध का नवाब वाजिद अली शाह को सिंहासन छोड़ने को कहा गया। अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। यह विलय डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल थी। अवध के विलय का मुख्य कारण केवल वहां का कुशासन ही था। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि कुशासन का मुख्य कारण अंग्रेज स्वयं थे। समकालिक अनेक लेखकों ने बार बार यह कहा कि उस देश में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां की राज्य व्यवस्था को ऐसा बना दिया कि यह अंग्रेजों के नाम पर बड़ा भारी कलंक है। कुशासन विलय का एक सुगम सा कारण था। प्रोफेसर के दत्त के कथा अनुसार भारत में शीघ्रता से फैले हुए अंग्रेजी साम्राज्य के मध्य में अवध जैसे कुशासन वाले राज्य का होना अंग्रेजी साम्राज्य के निर्माताओं के लिए एक बड़ा भारी सर्वथा अवांछनीय तथ्य था और जिनका शीघ्र इसे समाप्त किया जाना उतना ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने 1771 में अहमद शाह को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी
दिल्ली से शासन करने में सहायता की? तो ये थे महादजी सिंधिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनकर इलाहाबाद में रह रहा था। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने फरवरी 1771 में दिल्ली जीतकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। बक्सर ने प्लासी के निर्णयों को पक्का कर दिया। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो फिर से आपसे यही कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। टेक केयर एंड बाय बाय।